हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कैश बुक को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। कैश बुक का इंट्रोडक्शन मैं बना चुकी हूं। आज यहां पर हम समझने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। किस बुक के? टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक से। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इस तरह से वीडियो बनाऊं। यदि इस चैप्टर के आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा स्टडी नेटिक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो बच्चों, अभी तक जो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन हमने किए थे वो सिंगल कॉलम कैश बुक के थे, मतलब उसमें एक ही कॉलम बनता था कैश के लिए। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे वो होंगे डबल कॉलम कैश बुक, मतलब एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। इस तरह से दो कॉलम बनाए जाएंगे। यहाँ पर देखो, आप पूरा यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। आपको पता ही है कि जितने भी रिसीप्ट होते हैं उसे कहाँ लिखते हैं कैश बुक में? डेबिट तरफ, और जितने भी पेमेंट होते हैं उन्हें क्रेडिट तरफ लिखते हैं। बस अंतर ये है कि जो कैश वाला अमाउंट है उसे कैश वाले कॉलम में लिखेंगे और जो बैंक वाला अमाउंट है उसे बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर मैं बुक हटा लेती हूँ और बुक में से मैं ट्रांजेक्शन पढ़ती जाती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो क्या है, कैश इन हैंड। ठीक है, हमारे हाथ में कैश है, तो मतलब क्या है, हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो 1 मार्च को हमारे पास है 12,750 का बैलेंस, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद कैश एट बैंक, बैंक में भी है, तो यहाँ पर बैंक वाला हमने अलग से कॉलम बनाया। देखो डेबिट और क्रेडिट तो बनाया है, बस जो पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक अमाउंट का सेक्शन बनाते थे, यहाँ पर कैश और बैंक दोनों का बनाना है। जो बैंक से रिलेटेड है उन्हें बैंक में लिख देंगे और जो कैश से रिलेटेड है उन्हें कैश में लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 4 मार्च का रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। तो देखो हमें आशा से रिसीव हुआ कैश 1200 का, तो हमने यहाँ पर 1200 लिख दिया। उसके बाद कितना हुआ, चेक रिसीव हुआ 3200 और हमने डिस्काउंट अलाउ किया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे जो कैश और बैंक से रिलेटेड है, उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर नोट नहीं किया जाएगा, तो हमें इसको छोड़ देना है। इसके बाद है 7 मार्च को पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सैलरी का पेमेंट किया, चेक से किया, इसलिए बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एंट्री बताई थी, कॉन्ट्रा एंट्री बताई थी ना, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं कैश के रूप में, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे क्या होता है 21900। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट आएगा, और कितना डाला निकाला हमने 21900, बैंक से निकाला तो बैंक में कम हो गया, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में करेंगे। लेकिन हमारे पास कैश आ गया तो यहाँ पर भी इसकी एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन जो अमाउंट आएगा वो कैश के सेक्शन में आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। हमने जब बैंक में पैसा जमा किया और जब हमने बैंक से पैसा निकाला, ये दोनों ही तरफ इसकी एंट्री होती है। और इसके बाद जो ये एलएफ वाला पोर्शन है, इसमें हमें यहाँ पर सी लिख देना है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आपको सी लिख देना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ। इसका क्या मतलब है कि ये सेम ही एंट्री है, लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसको इधर भी किया गया है और इधर भी किया गया है, तभी 21900 इधर भी आया है एंड 21900 इधर भी आया है। जब विड्रॉ करते हैं तो बैंक में लिखते हैं अमाउंट क्रेडिट साइड, और यहाँ पर कैश में अमाउंट लिखते हैं, कहाँ पर, कैश वाले अमाउंट में डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि हम कैश निकाल रहे हैं तो कैश आ रहा है ना, और जितने भी रिसीप्ट होते हैं हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। और यहाँ हम बैंक से जा रहा है तो यहाँ पर पेमेंट लिख देते हैं जितने भी हमारे जाते हैं। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, मतलब हमारे पास बैंक में पैसा था और बैंक के द्वारा उस पैसे का हमको इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, कहाँ पर, डेबिट साइड, और पैसा कहाँ से मिला है, बैंक का 1200 इंटरेस्ट के रूप में, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि बैंक में जो पैसा था हमारे पास, हमारे यदि बैंक में किसी अकाउंट में पैसा रहता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट देते हैं, तो ये 1200 इंटरेस्ट उसी का आया हुआ है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारा कैश चला गया 16,500। उसके बाद पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 100। तो यहाँ पर हमने पेड किया है किसको, मोहन को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोहन एंड कंपनी, और अमाउंट कितना लिखेंगे 10900। जो भी डिस्काउंट अलाउ है, ठीक है ना, उसको हमें, या डिस्काउंट रिसीव है उसको हमें स्किप कर देना है, उसको हमें नहीं लिखना है।
उसके बाद क्या है, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो ये भी एक तरह से क्या है, खर्चा है, लेकिन क्या पर्सनल यूज़ के लिए निकाला ना, तो ये क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। और कहाँ से निकाला है, देखो कहाँ से, कैश के रूप में, तो 11,600 कैश के अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कैश के रूप में निकाला है या बैंक से निकाला है, और जिस रूप में निकाला है उस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो यहाँ पर सेल्स हो गई, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट, और कैश में क्या है, तो यहाँ कैश वाले कॉलम में आ जाएगा। डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, तो यहाँ पर देखो हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन कौन सी होती है कॉन्ट्रा एंट्री, विड्रॉ एंड डिपॉजिट, ये दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अभी हमने किसकी देख ली, विड्रॉ वाली तो देख ली, ये वाली थी जो, ये हमने लिख दिया CC। अब ये है डिपॉजिट वाली, तो डिपॉजिट क्या किया है, देखो डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, तो हमने 21,200 का 21,200 का कैश कहाँ पर जमा किया है, बैंक में जमा किया है। तो बैंक में पास क्या हो गया, पैसा आ गया। तो जब इंक्रीज हो जाती है कोई चीज़, रिसीप्ट हो जाती है, तो डेबिट साइड आती है, लेकिन टू कैश अकाउंट लिखेंगे। लेकिन जब कहीं से कोई चीज़ चली जाती है, कैश चला गया, तो यहाँ बाय बैंक अकाउंट कैश में 21,200 को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट किया है तो हमारा कैश चला गया 21,200 का, और कहाँ पर आ गया, बैंक में आ गया। तो अब यहाँ पर भी बच्चों ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है तो मुझे यहाँ भी C लिखना है और मुझे यहाँ भी C लिखना है। ये C को तो बिल्कुल भी किसी भी सूरत हाल में स्किप नहीं करना है। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो जब इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कैश का बैलेंस 1350 और यहाँ पर 39600 आएगा। इस तरह से ये हमने डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी तरह का है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है 1 जून, तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हम 2024 1 जून से ही बनाएंगे। तो बस वही करना है हमें यहाँ पर। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस है कैश का, उसे कैश में लिख देंगे 5,000, और जो बैंक का है 17,500 उसे बैंक में रख देंगे। ये पिछले साल का बैलेंस बचा हुआ है। इसके बाद क्या है, 5 जून कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड ऑफ द फर्म बैंक अकाउंट। तो हमने कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ पर हमें जब कैश रिसीव हुआ है तो कैसे रिसीव हुआ है, जब हमने सेल किया था पर्सनल एसेट्स को, और पर्सनल एसेट्स का जो अमाउंट था 5,000 हमने उसे बैंक में जमा कर दिया। तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, आपने अपना पर्सनल एसेट्स यदि बैंक में जमा किया है अपने ऑफिस के, तो इसका मतलब क्या है कि आपने थोड़ी सी और कैपिटल लगा दी है ना, अलग से कैपिटल लगा दी, क्योंकि आप जब अपने पास का पैसा कहाँ देते हो, अपने बिजनेस में लगाते हो, तो वो एक तरह से कैपिटल ही होती है ना। तो बस वही किया है, एडिशनल कैपिटल करके यहाँ पर लिख दिया है। एडिशनल कैपिटल कितना, 5,000, क्यों, क्योंकि हमने उसे बैंक में जमा कर दिया है। इसके बाद क्या है, चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू द बैंक। हमें एक चेक मिला है 50,000 का, जो एडवांस में मिला है, ठीक है ना, है तो रिसीप्ट ही ना, चाहे एडवांस में ही क्यों ना मिला हो। तो यहाँ पर उसे हमने कहाँ पर जमा कर दिया, बैंक में। जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखा कीजिए कि कहाँ पर पैसा जमा किया है या कहाँ से पैसा निकाला गया है, बैंक से या कैश से। तो यहाँ पर भी वही करना है। उसके बाद क्या है, पेड वेजेस इन कैश, हमने कैश में वेजेस पेड करी, तो यहाँ पर हमने पेड कर दिया। एक ऊपर वाला ट्रांजेक्शन रह गया, कितना था, पेड एज बोस बाय चेक डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट वाले अमाउंट को छोड़ देना है जो पेड किया है एज बोस को बैंक के थ्रू, क्योंकि हमने चेक दिया है। उसके बाद कैश वेजेस पेड करी है, तो ये कैश अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इनटू द बैंक, तो हमें यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है ए मुखर्जी से और हमने क्या किया है, उसे बैंक में भेज दिया, तो बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने यहाँ पैसा 5,000 रुपये बैंक से निकाला, तो देखो वही एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। हमने बैंक से निकाला है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट, बैंक में से 5,000 कम हो गए और यहाँ पर मुझे C लिख देना है। इसके बाद हम यहाँ पर उसी डेट पे आ जाते हैं 21 जून को, टू बैंक अकाउंट, और कैश हमारे पास आ गया, तो 5,000 यहाँ लिख दिया और यहाँ पर C लिख देना है। C लिखना किसी भी हालत में नहीं भूलना है। उसके बाद पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, तो हमने सैलरी चुकाई, तो यहाँ पर कैश में चुकाई है, तो 4,000 लिख देंगे। उसके बाद सोल्ड गुड्स इन कैश, ठीक है, हमने सामान बेचा कैश में,
और बैंक द सेम, ठीक है ना। यहाँ पर 8000 का हमने सामान बेचा है और बैंक मतलब बैंक में हमने उसे जमा कर दिया, तो 8000 यहाँ पर आ जाएगा। पेड रेंट बाय चेक, तो हमने चेक के थ्रू पेड रेंट किया है और बैलेंस आ जाएगा 3000 एंड 68000। बहुत इजी है, बस आपको कैश वाले कॉलम को और बैंक वाले कॉलम को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो सारे मार्च के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और कैश और बैंक से रिलेटेड ही यहाँ पर हमें कैश बुक में एंट्री करनी है। तो देखो कैश बुक हमने करा तो डबल कॉलम कैश बुक बनाया है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो हैंड और बैंक वाला दोनों लिख देंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। कैश एंड हैंड दोनों वाला लिख दिया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 220। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि हमें कैश डिस्काउंट होता है, रिसीव्ड होता है या हमें अलाउ करते हैं तो हमें उसे नहीं लिखना है, लेकिन ये हमें उस स्थिति में नहीं लिखना है जब हमारे पास बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री हो और पीछे लिखा हो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो इस वाली में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड रिसीव कैश डिस्काउंट, तो हमने कैश में ही खरीदा और तुरंत ही हमें कैश डिस्काउंट मिला, तो मुझे यहाँ पर 6720 में से 220 माइनस करना है और जो अमाउंट है वो 6500 कहाँ पर लिखना है, कैश में लिखना है। इसके बाद डिपॉजिटेड इन ए बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में जमा किया तो डिपॉजिट किया तो हमने क्या चला गया, हमारे पास से कैश कम हो गया, तो कैश जब कम हो गया तो हमें यहाँ पर लिखना है। और कहाँ पर बढ़ गया, हमारे बैंक में बढ़ गया, तो वही डेट का ध्यान रखना। यहाँ पर 5 मार्च है, यहाँ पर 5 मार्च है, तो उसी डेट की हमें यहाँ पर एंट्री कर देनी है। इसके बाद क्या है, कैश सेल किया हमने, कैश में सेल किया, कितना किया हमने कैश में सेल 10,000 का, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं हाँ 2000 की है ना, कॉन्ट्रा एंट्री है ना। हमने विड्रॉ किया तो यहाँ बाय कैश अकाउंट, तो हमने बैंक से विड्रॉ किया 2000 का, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा। और 2000 का यहाँ पर कहाँ पर आ गया, कैश के रूप में आ गया, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पर भी ये आ जाएगा। डेट ध्यान रखना सेम ही होना चाहिए, ये भी 10 मार्च का है और ये भी 10 मार्च का है। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक 20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्ज, तो यहाँ पर बच्चों ये जो डिस्काउंट चार्ज है उसको माइनस करना होगा, 19,250 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हमें रिसीव्ड हुआ है तो हमारे लिए तो ये इनकम है, तो टू राज अकाउंट करके 19,250 हमें बैंक के कॉलम में लिख देना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों 18 मार्च की एंट्री देखो, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000 नॉट बैंक अलाउड डिस्काउंट, तो देखो ये बैंक से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर डिस्काउंट को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और अभी हमने बैंक में भी जमा नहीं किया है, चेक इन हैंड है, मतलब अभी हमने उसे बैंक में जमा नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट ही एंट्री में 20 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, तो यहाँ पर डेट का ध्यान रखना। 18 तारीख को मिला था लेकिन 20 मार्च को हमने उसे बैंक में जमा किया है, तो जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम 20 मार्च लिखेंगे और 2 चेक इन हैंड लिखेंगे और फिर 5,000 की एंट्री करेंगे, ठीक है। किसकी, बैंक की। उस समय हमें नहीं करना है क्योंकि उस समय हमने ना तो हमारे पास कैश था ना हमने बैंक में जमा किया, तो दोनों ही स्थिति में वो चेक हमारे पास ही था, तो हमें नेक्स्ट डेट की एंट्री करनी है। पेड टू चंद्रा बाय चेक 2500 एंड रिसीव डिस्काउंट, यहाँ पर हमने चंद्रा को पेड किया चेक से 2500 रुपये का और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो देखो यहाँ पर भी चेक से किया है 2500, इसलिए यहाँ पर भी डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं होगा, बाय चंद्रा अकाउंट 2500 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग हो गया तो हमने यहाँ पर बाय ड्राइंग अकाउंट करके 1000 लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू अशोक 10,000, तो देखो बच्चों आप इस पूरे ट्रांजेक्शन्स को देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके पूरे ट्रांजेक्शन्स को देखिए। जो कैश वाला अमाउंट है वो कैश में दिया है, चेक वाला चेक में दिया है, मतलब आपको कहीं भी ऐसा कोई अमाउंट नहीं दिया है जो चेक या कैश में नहीं दिया है। खास तौर से डबल एंट्री सिस्टम में क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सा चेक का है कौन सा कैश का है, लेकिन यहाँ पर ना तो चेक का दिया है ना कैश का दिया है। 28 मार्च की एंट्री में सोल्ड गुड्स टू अशोक, तो इसे मैं कैश वाला नहीं समझूंगी ना बैंक वाला समझूंगी, तो मुझे इसे स्किप करना है से ठीक। उसके नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, तो यहाँ पर भी ना तो बैंक दिया है ना चेक दिया है, उसे भी मुझे स्किप करना है। रिसीव्ड फ्रॉम चेक फ्रॉम अशोक, तो देखो जब हमने गुड्स सोल्ड किया था अशोक को 10,000 का, फिर 31 मार्च से उससे हमें
5000 का क्या मिला, चेक मिला, तो इसे मुझे लिखना है। तो यहाँ पर जो चेक मुझे रिसीव हुआ उसे मुझे डेबिट साइड लिखना है 5000 का, और डिस्काउंट को नहीं लिखना है क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कैश पे मिलता है। अब जब हम टोटल करके बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस 15,533,750 आएगा। ठीक है, तो मेन कैश बुक में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना है नहीं लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, आप पूरी जो आपके क्वेश्चन आया है उसमें कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन यदि हैं वो क्लियरली मेंशन है, और इस तरह की यदि कोई एंट्री आ जाती है या ट्रांजैक्शन आ जाता है तो उसे स्किप कर देना है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद कल। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फॉर विनोद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो देखो ये ट्रांजेक्शन दिए हैं यहाँ 2023 के हैं और 1 अक्टूबर के हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा 2024 1 अक्टूबर। तो पहला क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो यहाँ पर देखो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, तो 25,000 एंड 75,000 आ जाएगा। इसके बाद बॉट गुड्स अगेंस्ट, यहाँ पर हमने गुड्स को खरीदा है चेक के अगेंस्ट, तो यहाँ पर 15,000 का अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है बॉट गुड्स, तो पर किसी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना, सिर्फ बॉट गुड्स लिखा है। तो यहाँ पर इसे मुझे कैश ही समझना है। कहते हैं ना हम जैसे जैसे करते जाते हैं हमें समझ में आता जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बॉट गुड्स मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, तो वहां पर नाम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, तो इसे हमें कैश में ही समझना है। तो यहाँ पर 5,000 आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट कैश में हमने खरीदा। नेक्स्ट क्या है 10 अक्टूबर का अपोज डेटेड चेक इशूड अर्लियर ऑनर, मतलब हमने यहाँ पर चेक इशू किया है जो हमें पहले उसका पेमेंट करना था, मतलब हमारा बिल्स पेबल था, तो बिल्स पेबल अकाउंट 5,000, अब हमने उसका पैसा दे दिया, चेक इशू कर दिया। इसके बाद क्या है पेड मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हमने 150 मिससेलेनियस या पेटी एक्सपेंसेस का पेड कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, रमेश हु ऑड 5,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 5,000 का रमेश को पेमेंट करना था, ठीक है ना, उससे हमें लेना था, लेकिन वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया और उससे हमें 50 पैसा ही मिला, मतलब आधा ही मिला, 5,000 का आधा 2500। तो यहाँ पर हमें रिसीव्ड हुआ टू रमेश अकाउंट 2500। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, कितना हमें रिसीव्ड हुआ 7500 का। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट, हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया, उसके बाद हमें उससे चेक रिसीव हुआ 7500 का, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो देखो ये वाली जो एंट्री है 23 अक्टूबर वाली यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, जब हमने बैंक से विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया है 4,000 का, तो यहाँ पर मैं सी लिख दूंगी और यहाँ पर भी मैं सी लिख दूंगी, सी लिखना नहीं भूलना, और दोनों तरफ एंट्री कर दूंगी। पेड टू घनश्याम एंड रिसीव डिस्काउंट, तो यहाँ पर देखो 3,000 हमने पेड किया है घनश्याम का और उससे हमें पहले ही रिसीव्ड हो गया डिस्काउंट। उसके बाद क्या है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये एक ड्राइंग की स्थिति बनती है, यहाँ पर आप कॉन्ट्रा एंट्री मत कर देना कि हमने विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोला है मैडम हमने, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, नहीं, यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए हमने उसे विड्रॉ किया है, तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होनी है, 3,000 का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा हमने 11,000 का, तो ये भी कैश में आ जाएगा। इसके बाद रिसीव्ड चेक इन फॉर गुड्स सोल्ड, जो हमने पहले बेचा था उससे हमें 19,000 का हमें चेक रिसीव्ड हो गया। रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फॉर अखिल डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इन द बैंक, तो यहाँ पर देखो 3,000 उसने बैंक में जमा कर दिया और 2,000 हमें कैश मिल गया, और जब हमने इसका टोटल किया तो यहाँ पर बैलेंस आया 43850 एंड 70,000। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा है। मेन जो यदि आपको कुछ ट्रिकीनेस लग सकती है तो यहाँ पर कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स को समझना, कभी कभी कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन्हें हमें स्किप करना होता है, डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव को भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि कब हमें स्किप करना है और कब इन्हें माइनस करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में जुड़े रहिएगा।